नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पोस्टल स्टडी की ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रीजेबल बायोलॉजिक सब्सटेंस के बारे में, यानी कि नाशपातिक जैविक पदार्थ। क्या इन्हें भेजा जा सकता है फॉरेन पोस्ट में कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो क्लॉज नंबर 88 है कैन बी सेंट। ठीक है दोस्तों, ये भेजा जा सकता है। 28 इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्हें ये भेजा जा सकता है या जिनमें ये आता है। ठीक है दोस्तों, और जो ये इंस्टीट्यूट्स हैं यही इन्हें भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नंबर 2 पे है एक्सचेंज विद कंट्रीज विच एक्सेप्ट सच सब्सटेंस। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे कंट्रीज़ के बीच में एक्सचेंज होता है, ऐसी कंट्रीज़ के बीच में ये भेजा जाता है या वहाँ से आता है जहाँ पे ये एक्सेप्ट होते हैं ऐसे सब्सटेंस। ठीक है दोस्तों, बायोलॉजिक यानी कि जैविक पदार्थ जो हम भेज सकते हैं, ये हम सेक्शन 12 में देखेंगे उसके बारे में, उन कंट्रीज़ के बारे में कौन कौन सी है वो। ठीक है दोस्तों, आगे है ट्रांसमिशन ओनली एज रजिस्टर्ड आइटम बाय एयर। इसका जो ट्रांसमिशन रहेगा जैविक पदार्थों का, यानी कि ले जाने का, ये बाय सी के रूट से नहीं जा सकते या बाय सरफेस रूट से नहीं भेज सकते इन्हें। इन्हें सिर्फ रजिस्टर्ड भेजना होता है और बाय एयर रूट से भेजा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और पेमेंट ऑफ पोस्टेज एंड एयर सरचार्ज एज फॉर रजिस्टर लेटर। और जो इसकी पेमेंट है पोस्टेज की, डाक शुल्क की और हवाई सरचार्ज, जो एयर सरचार्जेस है उसका, वो यहाँ पे आपको देना होता है रजिस्टर्ड लेटर के रूप में। ठीक है दोस्तों, इसका जो चार्जेस है प्रिजाइबल बायोलॉजिक सब्सटेंस का, यानी कि नाशपातिक जैविक पदार्थों का, वो रजिस्टर्ड लेटर के रूप में देना होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है प्रिजाइबल बायोलॉजिक सब्सटेंस विच आर इन्फेक्शियस। ठीक है दोस्तों, डिक्लेयर्ड इन्फेक्शियस सब्सटेंस। ठीक है दोस्तों, जो इन्फेक्शियस सब्सटेंस होते हैं इनमें से, यानी कि उनमें लिखना होता है इन्फेक्शियस सब्सटेंस, ये डिक्लेयर करना होता है उसमें। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम डिक्लेरेशन देते हैं, अभी तक हमने पीछे पढ़ा बहुत आर्टिकल्स में, एयर आर्टिकल्स में भी लिखा हुआ होता है, वैसे ही इसमें भी लिखा हुआ होना चाहिए इन्फेक्शियस सब्सटेंस। ठीक है दोस्तों, आगे लेटर कंटेनिंग सच मटेरियल सब्जेक्ट टू स्पेशल पैकिंग। ठीक है दोस्तों, ऐसे मटेरियल, ऐसे लेटर्स जिनमें ये सभी इन्फेक्शियस सब्सटेंस या कोई जैविक नाशपातिक पदार्थ है, ये सभी है, तो वो सब्जेक्ट टू स्पेशल पैकिंग है ना। वो जो मटेरियल है उन्हें स्पेशल पैकिंग की ज़रूरत होती है, स्पेशल पैकिंग करनी होती है। और कैसे करनी होती है, अराइव गुड कंडीशन, गुड करने सही सलामत वो पहुंच जाए, उसके लिए क्या करना होता है। जो प्राइमरी कंटेनर है आपका, वो वाटर टाइट रिसिप्टेंस होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, वो वाटर टाइट होना चाहिए, यानी कि ऐसा होना चाहिए वो जो आपका सब्सटेंस है अंदर, एक पदार्थ है उसमें से, वो वाटर टाइट होना चाहिए वो जार जिसमें वो पैक करेंगे। ठीक है दोस्तों, और जो दूसरा है वो वाटर टाइट पैकिंग होनी चाहिए, वो दूसरी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाटर टाइट पैकिंग होनी चाहिए, है ना। और फिर एब्सेंट मटेरियल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एब्जॉर्ब करने के लिए एक मटेरियल डाला जाना चाहिए, जैसा कि हमने पीओ गाइड 1 में भी पढ़ा था कि जब हम ऐसी कोई चीज़ें ले जाते हैं तो उसमें हम बीच में कॉटन का कपड़ा डालते थे, एक मोटी परत उसकी, या फिर रुई डालते थे या फिर सैंड डालते थे कि अगर वो कुछ गिर जाता है तो वो एब्जॉर्ब कर ले उसको। ठीक है दोस्तों, तो एब्सेंट मटेरियल होना चाहिए उसमें पैकिंग में। और आउटर पैकिंग जो है आपकी, वो रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज़ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जो आपकी आउटर पैकिंग है ऐसे मटेरियल की, वो है इंटरनेशनल रेगुलेशंस के अधीन है, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उनके अंतर्गत आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये भी ध्यान रखने के लिए होता है। आगे चलते हैं। आगे हमारा अभी तक था अगर कोई सब्सटेंस भेज रहे हैं, अब है होल ऑर्गन, है ना। क्या पूरा ऑर्गन भी भेजा जा सकता है, स्पेशल पैकिंग की ज़रूरत है इसको, है ना। एम्बियंट टेम्परेचर और हाइयर। ठीक है, परिवेश का तापमान कैसा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एम्बियंट टेम्परेचर होना चाहिए और हाइयर टेम्परेचर, कैसा टेम्परेचर चाहिए होता है उसको, ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है वहाँ पे। और प्राइमरी रिसिप्टेल,
है ना। जो प्राइमरी है जिसमें ये ऑर्गन रखा जाएगा वो ग्लास, मेटल और प्लास्टिक का होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और लीक प्रूफ सील होनी चाहिए इसमें, कि जो सील जब उसमें लगाई जाए तो वो लीक ना हो, ठीक है दोस्तों। उसे हीट सील से पहले लगाना चाहिए, है ना। हीट सील होती है जो, उससे उसे पहले पैक करना चाहिए। फिर स्क्रिप्ट स्पॉटर लगा होना चाहिए, उसका जो ढक्कन है वो स्टॉपर लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और इफ़ स्क्रू कैप यूज्ड, अगर आप स्क्रू कैप्स जो होती है उसे यूज़ करते हैं तो फिर टेप्स को यूज़ कीजिए वहाँ पे, ठीक है दोस्तों। आगे है रेफ्रिजरेटर ऑफ और फ्रोज़न, प्रशीत प्रशीतित या जमे हुए, ठीक है दोस्तों। रेफ्रिजरेटर क्या होता है, जमे हुए, है ना। रेफ्रिजरेट करना है या फिर जमा हुआ। स्क्रू कैप प्राइमरी रिसिप्टेंशियल्स आर नॉट यूज, ठीक है दोस्तों। जो स्क्रू कैप होती है प्राइमरी वो यूज़ नहीं की जाती है इसमें, है ना। और आइस, ड्राई आइस मस्ट बी प्लेस्ड आउटसाइड द सेकेंडरी पैकिंग, ठीक है। तो जो सेकेंडरी पैकिंग होती है उसके बाहर आइस और ड्राई आइस रखी हुई होनी चाहिए, जमे हुए जो चीज़ें जमी हुई ले जानी होती है उनके लिए। आगे है इंटरनल सपोर्ट टू सिक्योर सेकेंडरी पैकिंग, और इंटरनल अंदर से एक सपोर्ट होना चाहिए, इंटरनल सपोर्ट, कि जो हमने सेकेंडरी पैकेजिंग की है उसके सपोर्ट के लिए, ठीक है। आगे है इसमें लीक प्रूफ के लिए आइस होनी चाहिए उसमें, कि वो लीक ना हो, लीकेज प्रूफ ही हो पूरा, ठीक है। और आगे हमारे पास एक और स्पेस फॉर CO2 रिलीज, ड्राई आइस होनी चाहिए उसमें, CO2 के यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज़ के लिए भी जगह होनी चाहिए ड्राई आइस के रूप में, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। आउटर बॉक्स एंड आउटर रैपिंग इफ़ एनी, अगर कोई आउटर बॉक्स है या फिर आउटर रैपिंग है तो वो कैसी होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसमें क्या होना चाहिए, ऑन एड्रेस साइड सेंडर एंड रिसीव लेबोरेटरीज नेम एंड एड्रेस, क्योंकि जो हम भेज रहे हैं ऑर्गन्स और सब्सटेंस, ठीक है दोस्तों, इन्फेक्शियस सब्सटेंस, ये कोई आम इंसान को नहीं भेजे जा सकते हैं। तो यहाँ पे सेंडर और रिसीवर, जिसने भेजा है उसका और जो रिसीव कर रहा है उस लेबोरेटरी का, ठीक है दोस्तों, उन दोनों ही लेबोरेटरी के नेम और एड्रेस लिखे हुए होने चाहिए आउटर बॉक्स पे आपके। आगे है डायमंड शेप लेबल, डायमंड शेप का एक लेबल लगा होना चाहिए 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, जिसका लेबल का वो साइज़ होगा, ठीक है दोस्तों। डायमंड शेप में लेबल होना चाहिए। वाइट ब्लैक लेटर ऑन वाइट ग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए आउटर बॉक्स का, और उसमें ब्लैक लेटर्स से लिखा हुआ होना चाहिए। क्या लिखा होना चाहिए, टॉप हाफ में सिंबल ऑफ इन्फेक्शियस सब्सटेंस, ठीक है दोस्तों, सिंबल बना होना चाहिए इन्फेक्शियस सब्सटेंस का, और बॉटम हाफ में वर्ड्स में लिखा हुआ होना चाहिए इन्फेक्शियस सब्सटेंस, ये ब्लैक लेटर्स में लिखा होना चाहिए और कैपिटल में लिखा होना चाहिए वाइट बैकग्राउंड पे, ठीक है दोस्तों। इन केस ऑफ डैमेज और लीकेज, अगर डैमेज और लीकेज हो जाता है तो क्या करना चाहिए, इमीडिएटली नोटिफाई पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी, क्योंकि जो भेजा जा रहा है इन्फेक्शियस सब्सटेंस है, उससे कुछ हो सकता है किसी को, ठीक है दोस्तों। तो इमीडिएटली नोटिफाई करना होता है अगर डैमेज या लीक हो जाता है, वो किसको डैमेज नोटिफाई करना होता है, पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़ को, जो भी लोकल पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उनको नोटिफाई करना होता है कि आप आइए देखिए कि ये डैमेज हो रहा है, मतलब या लीक हो रहा है। आगे हमारा लिविंग पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जीवित रोगजनक सूक्ष्म जीव, ऐसे सूक्ष्म जीव जो कोई रोगों को जन्म दे सकते हैं, यानी कि आप वायरस ले सकते हैं आप इसको, कोई अगर कोई वायरस फैलाने वाले सूक्ष्म जीव है, वैसे हमने पीओ गाइड 1 में प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स में पढ़ा था, अगर आपको ध्यान है तो 2-3 सूक्ष्म जीव के बारे में, जो कि महाराष्ट्र से था एक, जो बाहर नहीं आप ट्रांसपोर्ट कर सकते थे, ठीक है दोस्तों। वैसे ही अगर कोई जीव है तो उन्हें ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं। और लिविंग पैथोजेनिक वायरसेस,
जीवित रोगजनक विषाणु वायरस और सूक्ष्म जीव दोनों को क्या ले सकते हैं कि नहीं। इनर नॉन प्रोज कंटेनर, ठीक है दोस्तों, एक ऐसे कंटेनर में ले जाना होता है इनको जो क्या बोलते हैं लीकेज वाले ना हो। आउटर प्रोटेक्टिव कंटेनर, जो अंदर का जो कंटेनर होता है इसका वो लीकेज प्रूफ होना चाहिए, और जो दूसरा बाहर का आउटर कंटेनर होता है वो प्रोटेक्टिव कंटेनर होना चाहिए। यानी कि प्रोटेक्टिव से आप मतलब समझ सकते हैं वो एक सॉलिड कंटेनर होना चाहिए, है ना। एब्सॉर्बेंट, आपका जो एब्जॉर्व करने वाली चीज़ है वो इनर कंटेनर और आउटर कंटेनर के बीच में लगी हुई होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। जैसे कि उसमें कॉटन, रेत, सैंड, कॉटन या फिर कोई कॉटन का कपड़ा मोटा, ये सभी लगाया जा सकता है ना। पैक टाइटली, बिल्कुल। फिर वही बात है, क्योंकि जो ये आप सामान ले जा रहे हैं वो लीक हो गया तो वो काफ़ी बीमारियां फैला सकते हैं, क्योंकि वो जीवित वो है ना, सूक्ष्म जीव है या फिर विषाणु है, तो उनको जो पैक करना होता है टाइटली पैक करना होता है, और फ्रीजिंग में पैक करना होता है, फ्रीज कंडीशन में ले जाना होता है ना। और सील्ड बॉटल्स होनी चाहिए जिनमें पैक किया हुआ है आपने, बॉटल पूरी तरीके से सील होनी चाहिए। आउटर कंटेनर जो है उसकी रैपिंग हो ही जाए, आउटर कंटेनर या फिर रैपिंग है जो वो सॉलिड होनी चाहिए आपकी। आगे है इसमें, अब है हमारे पास फॉर यूएसए, फॉर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ के लिए कुछ लिमिटेशंस है। क्या है लिमिट? 1/2 लीटर 1 पेंट, ठीक है दोस्तों। हाफ लीटर की एक वन वो है लिमिट है यहाँ की, हाफ लीटर से ज़्यादा नहीं भेज सकते हैं। बॉटल ऑफ ग्लास, ट्यूब, फियल, ठीक है दोस्तों, ग्लास बॉटल में भेज सकते हैं, ट्यूब में भेज सकते हैं, या फिर जो शीशी होती है उसमें भेज सकते हैं, है ना। सराउंडेड विद एब्सॉर्बेंट प्लस केमिकल फॉर प्रिवेंशन कंटेनमेंट, ठीक है दोस्तों। ये जो आप भेजेंगे, अगर यूएसए के लिए भेजना है आपने, तो हाफ लीटर की बोतल होनी चाहिए सबसे पहले तो, और सराउंडेड विद जो बॉटल है वो चारों तरफ से घिरी हुई होनी चाहिए एब्सॉर्बेंट से, यानी कि सैंड, जो चीज़ केमिकल मतलब लिक्विड को एब्जॉर्ब करने वाली होती है उससे घिरी हुई होनी चाहिए, प्लस केमिकल फॉर प्रिवेंशन कंटेनमेंट, है ना। और प्रिवेंशन के लिए, सावधानी बरतने के लिए केमिकल भी होना चाहिए उसमें। और बॉटल पैक्ड इन थिक, जो बॉटल पैक है वो थिक उसमें होनी चाहिए, मोटे उसमें होनी चाहिए, है ना। सेकेंडरी कंटेनर जो है आपका वो ग्लास का होना चाहिए, जो दूसरा कंटेनर है आपका वो ग्लास का होना चाहिए उसमें, और वो भी एब्सोरेंट से, यानी कि आपके इसमें एब्सोरेंट में आप ले सकते हैं कॉटन, कॉटन का कपड़ा हो गया मोटा, जो हम उसमें प्योर गाइड 1 में भी हमने पढ़े थे ये, और सैंड डाल सकते हैं, ठीक है, उनसे ये भी घिरा होना चाहिए। ऑल पैक्ड इन सीड सॉलिड मेटल बॉक्स, और ये सभी जो पैक की में होना चाहिए सॉलिड मेटल बॉक्स में, ठीक है दोस्तों। ये सभी कंडीशंस हैं अमेरिका के लिए। बाकी की जो अलग अलग देशों की वो है, वो आपको लिस्ट मिल जाएगी पूरी पीडीएफ में, ठीक है दोस्तों। वो हम आपके साथ पीडीएफ में शेयर कर देंगे, काफ़ी लंबी लिस्ट है वो, आप एक बार उसको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं हम, आगे है प्लांट्स। अगर प्लांट्स भेजने हैं, ठीक है, अलाउड थ्रू पार्सल पोस्ट बाय एयर और सी, प्लांट्स भेजने हैं अगर आपने तो वो अलाउड है, ठीक है दोस्तों। पर अलाउड कहाँ पे है? बाय एयर और बाय सी दोनों में अलाउड है, ठीक है दोस्तों। प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड क्या है इसमें, यानी कि प्रतिबंधित क्या है? लेमन, लाइम, ऑरेंज, ग्रेप्स और अदर ऐसे फल जो खट्टे होते हैं, खट्टे फल्स, ठीक है दोस्तों। खट्टे फल के जो प्लांट है वो अलाउड नहीं है, वो प्रोहिबिटेड है, अनलेस सर्टिफाइड नो मॉल सिको डिजीज़। ये एक डिजीज़ होता है, ठीक है दोस्तों। जब तक इससे सर्टिफाइड नहीं है कि इनमें कोई भी ऐसा डिजीज़ नहीं है, तब तक आप इन्हें नहीं भेज सकते, ये प्रोहिबिटेड है। अगर भेजना है तो ये सर्टिफाइड होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। खट्टे फल। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास कोकोआ, सीड, कॉफ़ी, ओनम, श्यालोट, ठीक है दोस्तों। ये सभी चीज़ें, ये सभी भी प्रोहिबिटेड है, ये नहीं भेजी जा सकती है। भेजी जा सकती है सिर्फ सर्टिफाइड होनी चाहिए ये भी, नो फंगस डिजीज़, कि इनमें कोई भी फंगस डिजीज़ नहीं है, कोई भी फंगस बीमारी नहीं है,
और कोई भी कवक रोग नहीं है। ठीक है दोस्तों, इन सभी में कोकोआ सीड, कॉफ़ी वगैरह में। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे है पोटैटो और रबर प्लांट। ठीक है दोस्तों, पोटैटो और रबर प्लांट यानी कि आलू और रबर का जो पौधा होता है वो भी नहीं भेज सकते हैं। सीड प्रोहिबिटेड फ्रॉम अमेरिका एंड वेस्ट इंडीज़। पोटैटो और रबर प्लांट के जो सीड हैं वो प्रतिबंधित है अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ से, उन्हें नहीं भेजा जा सकता है ना। और कोकोनट, ग्राउंडनट, टोबैको, सनफ्लावर यानी कि नारियल, मूंगफली, टोबैको तंबाकू, सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी का फूल, इनको भी अर्जेंटीना और पेरू से आप नहीं भेज सकते हैं या फिर नहीं भेज सकते हैं, ना ही वहाँ से मंगवा सकते हैं। ये प्रोहिबिटेड है वहाँ के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। सी ट्रांसमिशन यानी कि समुद्री यातायात हो सकता है कि नहीं। लाइसेंस फ्रॉम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट टू शो कलेक्टर ऑफ कस्टम्स। अगर आपने प्लांट्स वगैरह भेजने हैं तो आपके पास सी ट्रांसमिशन के लिए लाइसेंस होना चाहिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कलेक्टर ऑफ कस्टम्स को, यानी कि कस्टम ऑफिसर्स को दिखाने के लिए। कॉटन सीड्स एंड कॉटन अनजाइंड। ठीक है दोस्तों, कॉटन के जो सीड होते हैं या और कॉटन के अनजाइंड होते हैं, क्या उन्हें भेज सकते हैं? कैन नॉट बी इम्पोर्टेड टू इंडिया एक्सेप्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, कॉटन सीड्स होती हैं और कॉटन अनजाइंड होती है जो, वो इंडिया में इंपोर्ट नहीं की जा सकती है, यानी कि इंडिया में आयात नहीं की जा सकती है सिवाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के। ठीक है दोस्तों, आगे है इंपोर्ट ऑफ कॉटन एंजिन्ड, मैक्सिकन जंपिंग बीन्स, शुगर केन। ठीक है दोस्तों, कॉटन एंजिन, मैक्सिकन जंपिंग बीन्स, शुगर केन्स का जो इंपोर्ट है वो फ्रॉम सी, समुद्री मार्ग से फिजी आइसलैंड, न्यू गिनिया, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, यहाँ से होता है। ठीक है दोस्तों, इन जगहों से। और कोकोनट प्लांट और अदर प्लांट मटेरियल जमैका, हातीती, फ्लोरिडा, घाना, टोगोलैंड, फिलीपींस, वेस्ट इंडीज़। ठीक है दोस्तों, ये सभी इन जगहों से। और ग्राउंडनट अमेरिका, वेस्ट इंडीज़, अमेरिका, साउथ अमेरिका, वेस्ट इंडीज़, चाइना, रशिया, इन जगहों से होता है। आगे है हमारे पास लाइव फंगी। ठीक है दोस्तों, जो जीवित फंगी होती है इन कल्चर मीडिया, है ना, और लिविंग प्लांट्स, ये जीवित फंगी है, ये एक लिविंग प्लांट्स की कैटेगरी में आती है। ठीक है दोस्तों, इंपोर्टेड टू इंडिया, इंडिया के लिए इंपोर्ट की जा सकती है। हेड ऑफ माइकोलॉजी, जो एचओडी ऑफ माइकोलॉजी, हेड ऑफ एचओडी ऑफ माइकोलॉजी है, वहाँ के लिए इंपोर्ट की जाती है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे है नेम ऑफ फंगस ऑन कंटेनर। कंटेनर पे जो है फंगस का नाम लिखा हुआ होना चाहिए, कौन सी फंगस जो है या फिर कोई लिविंग प्लांट इंपोर्ट किया है, जो उस फंगस का या लिविंग प्लांट का नाम लिखा हुआ होना चाहिए कंटेनर में, कौन सा है। और एचओडी ऑफ माइकोलॉजी, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून का भी। ठीक है ठीक है दोस्तों, ये था हमारा सब्सटेंस के बारे में, प्रीहाइसेबल सब्सटेंस यानी कि नाशपातिक जैविक पदार्थ वाला क्लॉज था ये, जो कि यहाँ पे ख़त्म होता है। तो यहाँ से आगे शुरू करते हैं हम। अब है हमारा रिप्लाई कूपन्स। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जानते थे कि रिप्लाई कूपन होता है जब आप सेंडर कुछ लेटर भेजता है और चाहता है कि इसका मुझे रिप्लाई आ जाए, तो उसके लिए पहले ही वो प्री पेमेंट करके एक रिप्लाई के लिए एक एनवलप भेजता है, तो वो उसे कहते हैं रिप्लाई कूपन। ठीक है दोस्तों, जनरल फॉरेन पोस्ट में क्या होता है, फॉर सेंडर्स टू प्रीपे फॉर रिप्लाई। ठीक है दोस्तों, जब सेंडर प्रीपे कर देता है रिप्लाई के लिए, जो रिप्लाई आएगा उसके लिए पेमेंट हो चुकी है, यानी कि प्री पेमेंट हो चुकी है। ठीक है, अगला है अवेलेबल फॉर सील्ड सेल एट पीओ। पोस्ट ऑफिस में सेल के लिए अवेलेबल होता है रेगुलर डिमांड पे। ठीक है दोस्तों, अदर पोस्ट ऑफिस पे ऑन एप्लीकेशन, बाकी पोस्ट ऑफिस में एप्लीकेशंस पे। ठीक है दोस्तों, आपको एप्लीकेशन देनी होगी रिप्लाई कूपन के लिए अदर पोस्ट ऑफिस में, बाकी जो मेन पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे रेगुलर डिमांड पे सेल पे ले होता है। बिफोर इशू ऑफ रिप्लाई कूपन्स, है ना, डेट स्टैम्प बाय ऑफिस ऑफ इशू। ठीक है दोस्तों, जब इशू की जाती है रिप्लाई कूपन्स तो डेट स्टैम्प्स उसमें लगाई जाती है
उस ऑफिस के द्वारा जो वो इशू करता है, ठीक है। नो मोर देन 10 इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन सोल्ड टू वन इंडिविजुअल, ठीक है दोस्तों। ये आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एक इंडिविजुअल के लिए हाईएस्ट कितने ही इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन दिए जा सकते हैं। तो ये है 10 इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन से ज़्यादा नहीं दिए जा सकते हैं एक सिंगल इंडिविजुअल को। आगे चलते हैं, इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन, ठीक है दोस्तों। अब इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन कैन बी एक्सचेंज विद एनी यूपीयू कंट्री, ठीक है दोस्तों। जो इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन है वो एक्सचेंज किए जा सकते हैं किसी भी यूपीयू कंट्री के बारे में। और यूपीयू क्या होता है दोस्तों, आपको ये कमेंट में बताना है, ठीक है दोस्तों। यूपीयू क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म आपको कमेंट में बतानी है। आगे है, पोस्टल स्टेशनरी कैन ऑल्सो गिवन इन एक्सचेंज, है ना। वो किसी भी कंट्री के साथ एक्सचेंज हो सकता है। और जो पोस्टल स्टेशनरी होती है, यानी कि टिकट्स वगैरह, आपके एनवलप्स वगैरह, ये सभी स्टेशनरी भी एक्सचेंज की जा सकती है रिप्लाई कूपन के साथ में, है ना। लेटर कैन बी सेंड फॉर रिप्लाई, और लेटर जो है वो भेजा जा सकता है रिप्लाई में, ठीक है। सफिशिएंट नंबर ऑफ कूपन कैन बी एक्सचेंज फॉर पोस्टेज स्टैम्प्स फॉर पेइंग अ लेटर ऑफ 20 ग्राम्स फॉर एयर, ठीक है दोस्तों। सफिशिएंट नंबर ऑफ कूपन, एक पर्याप्त मात्रा होती है कूपन की जिसे एक्सचेंज किया जा सकता है पोस्टेज स्टैम्प्स के रूप में किसी लेटर के प्रीपे करने के लिए, यानी कि लेटर पोस्टेज को प्रीपे करने के लिए, वो भी 20 ग्राम्स तक का लेटर फॉर एयर, है ना। हवाई माध्यम से 20 ग्राम का अगर कोई आपका लेटर है, उसके लिए प्री पेमेंट के तौर पे एक सफिशेंट नंबर, एक पर्याप्त मात्रा में जो रिप्लाई कूपन्स हैं उन्हें एक्सचेंज किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। और जो हमारा 91 क्लॉज नंबर है ये डिलीटेड है। आगे हमारे पास अदर सर्विसेज, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, है ना। सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग सेम एज इंग्लैंड पोस्ट, और लेट फीस सेम एज इंग्लैंड पोस्ट, ठीक है दोस्तों। जो सर्टिफिकेट होता है पोस्टिंग का, वो जैसा कि हमने इंग्लैंड पोस्ट में पढ़ा है पीओ गाइड 1 में सेम होगा, और लेट फीस भी सेम जैसे कि इंग्लैंड पोस्ट में हमने पढ़ा है। तो दोस्तों एक बारी हम इसका जब रिवीजन करेंगे, टेस्ट करेंगे, है ना, तो हम इसे फिर से देखेंगे। बाकी आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग सभी से अगले वीडियो में।